इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है अडानी एयरपोर्ट से, जिन्होंने कहा है कि वो आने वाले समय में देश के जितने बड़े नए एयरपोर्ट है उनके लिए अपने बिड सामने रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एक 40 ईयर प्लान सामने रखा है और इसके हिसाब से जो नया अपकमिंग J1 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ पर भी वो बड़ा काम करेंगे। इसके अलावा जो मुंबई का एयरपोर्ट और नवी मुंबई का एयरपोर्ट बन रहा है उसमें वो चाहते हैं कि इस तरीके का सिस्टम बनाया जाए कि 1 एयरपोर्ट 2 टर्मिनल्स का कॉन्सेप्ट वो अप्लाई कर सके। बेसिकली दोनों एयरपोर्ट के बीच में कनेक्टिविटी वो इतनी अच्छी बनाएंगे कि दोनों एयरपोर्ट को काइंड ऑफ सिमिलर तरीके से ही ऑपरेट किया जा सकेगा और फ्लाइट्स दोनों टर्मिनल से पकड़ने में कोई बहुत ज़्यादा दो एयरपोर्ट से पकड़ने जैसी नहीं होगी। तो यहाँ पर अडानी ग्रुप जो ऑलरेडी देश के अंदर धीरे धीरे बड़े एयरपोर्ट्स की सबसे एक मोनोपोली बना रहा है वो आगे भी यही काम कंटिन्यू करता रहेगा, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है। अगली खबर दोस्तों आ रही है सैमसंग की मेक इन इंडिया प्लान से रिलेटेड, जहाँ पर ऐसी खबरें मिल रही है कि सैमसंग भारत को बना सकता है अपना स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग हब। यहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स में भी इन्वेस्ट करेंगे और इसकी वजह से और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी इस मार्केट के अंदर। तो दोस्तों जब इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही थी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सैमसंग ने अपना डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट बनाया था, सैमसंग ने दुनिया की सबसे बड़ी अपनी फैक्ट्री बनाई थी यहाँ पर, तब कहा गया था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इंडिया में वो नहीं हो रहा है। लेकिन अभी दिखाई दे रहा है कि जो कंपनीज पहले मैन्युफैक्चरिंग में घुसी थी वो अभी R&D करने का काम भी शुरू कर चुकी है और इन्होंने कहा कि इसके वजह से वो अपना प्रोडक्शन भी धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ाएंगे। नोएडा के बाद में यहाँ पर एक्सपोर्ट रिलेटेड यूनिट्स वो शुरू करेंगे और सैमसंग काम कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लोकल पार्टनर्स एंड सप्लायर्स को अपने साथ जोड़ने के लिए। अगली दोस्तों खबर आ रही है जम्मू एंड कश्मीर से, जहाँ पर दुबई बेस्ड ईमार ग्रुप ने डिसाइड किया कि वो $60 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे श्रीनगर के अंदर एक नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। तो ये रियल एस्टेट की सबसे श्रीनगर की अब तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी, स्पेशली आफ्टर 370, और यहाँ पे 7 से 8 हज़ार लोगों को जॉब मिल पाएगा। 1 मिलियन स्क्वायर फीट से ज्यादा का ये डेवलपमेंट होगा इन टर्म्स ऑफ यूजेबल स्पेस। अगली खबर दोस्तों आ रही है फॉक्सकॉन से, जिसको गवर्नमेंट से नॉड मिल गया है कर्नाटका के बेंगलुरु के पास अपना यूनिट सेटअप करने के लिए। तो इसके बारे में खबर वैसे हमने कवर की थी ऑलरेडी और अभी ऐसा पता चला है कि यहाँ पे फाइनली गवर्नमेंट ने जो एक्चुअल परमिशन है वो भी दे दी गई। वैसे ये नई वाली जो प्लांट है ये 50,000 जॉब्स क्रिएट करेगी। और वैसे दोस्तों जो कर्नाटक की गवर्नमेंट है इन्होंने मल्टीपल जो आप कह सकते हो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उनके लिए अप्रूवल्स दिए हैं, जहाँ पर चाहे ईथर एनर्जी हो, एम्प्लस एक्टिव हो, एप्सिलॉन टेक्नोलॉजीज या अल्ट्राटेक सीमेंट, इनको भी अप्रूवल्स दिए गए थे। अगली खबर दोस्तों रही कोलकाता पोर्ट से, जहाँ पर कहा गया है कि एक नया नाइट नेविगेशन फैसिलिटी एंड डॉक सिस्टम बनाया जाएगा 450 करोड़ रुपए कीमत पर, जो वेस्ट बंगाल के बालागढ़ के अंदर होगा। तो दोस्तों जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है वो इस अपग्रेड की वजह से अपनी एफिशिएंसी 30% तक बढ़ा सकेगा। रात के दौरान भी शिप्स अच्छे से डॉक हो पाएंगे और दोस्तों ये काम भी जल्द से जल्द किया जाएगा, जहाँ पर नाइट नेविगेशन को 3 महीनों में इंस्टॉल कर दिया जाएगा और इसके बाद में इसकी ऑपरेशन 24 महीनों के अंदर खत्म दिए जाएंगे। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है नासिक एयरपोर्ट से, जिन्हें वेंसडे को 3 नए डेस्टिनेशंस ऐड किए हैं, जो है नागपुर, गोवा, अहमदाबाद। तो नासिक भी एक रीजनल एयरपोर्ट है, एक छोटी सिटी के अंदर का एयरपोर्ट है जो महाराष्ट्र के लिए से बड़ी है लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड्स की सबसे मीडियम सिटी है और यहाँ पे 72 सीटर जो एयरक्राफ्ट है प्रोपेलर वाले वो यूज करते हुए ये कनेक्टिविटी दी गई है। अगली दोस्तों खबर आ रही है इंडियन नेवी से, जिन्होंने लॉन्च किए एक नए एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट ASWC वेसल को कोलकाता के अंदर से, जिनको बनाया गया था गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा। तो दोस्तों ये अभी हमारे डिफेंस कैपेबिलिटीज को और बढ़ाएगा और ये फिटेड आउट है सारे वेपन्स, मशीनरी और सेंसर्स के साथ। और अभी वैसे दोस्तों ये लॉन्च की गई है, कमीशन नहीं की गई है, कमीशन इस अगले साल में किया जाएगा, तब तक इसकी टेस्टिंग वगैरह होगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो आ रही है हमारे कुछ फिगर्स से रिलेटेड, जहाँ पर पता चले कि इंडिया स्पेंड करेगी अपना 1.7% ऑफ GDP ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जो कि अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज से लगभग 2 गुना है। तो दोस्तों हमें ज़रूरी भी है कि हम इंफ्रा पे स्पेंड करें और इतना बड़ा अमाउंट स्पेंड करना ज़रूरी भी है। ये चीज़ अगर सही से जाती है तो 26 तक हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंच सकते हैं, जो वैसे हमारे गोल से आगे है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा आगे नहीं। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से, जहाँ पर HG इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड को डिक्लेयर किया गया है एज L1 बिडर इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के लिए। बिड वैल्यू यहाँ पे रखी गई है
55.099 करोड़ और 3 सालों के अंदर से कंप्लीशन डेट है। कानपुर के रीडेवलपमेंट के लिए भी बड़ा फंड दिया गया है, इसे भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर डेवलप किया जाने वाला है। मल्टीपल कंपनीज ने यहाँ पर अप्लाई किया है, जिनमें से ये कंपनी प्रोबेबली इसको बनने का काम करेगी, लेकिन अब तक फाइनल अनाउंसमेंट्स नहीं हुई है। अगली दोस्तों खबर आ रही है एलिस्टा से, जो एक मैन्युफैक्चरर है इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस, आईटी, मोबाइल एक्सेसरीज की, और उन्होंने कहा कि वो कड़ापा आंध्र प्रदेश के अंदर 250 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करेंगे एक नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बनाने के लिए, और इसके लिए उनका काम भी ऑलरेडी इसके ऊपर शुरू हो चुका है। अगली दोस्तों खबर आ रही है बेंगलुरु बेस्ड ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील से, उन्होंने ऑर्डर्स रिसीव करना शुरू कर दिए हैं ONDC के जरिए या ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के जरिए। दोस्तों स्नैपडील आपको याद होगा एक बहुत ही बड़ी ई कॉमर्स साइट थी, लेकिन बाद में उनका रेलेवेंस कम हो गया था, लेकिन ये बंद नहीं हुई थी। अब ONDC जब शुरू हुआ, जब कह सकते हो पूरे के पूरे देश की ई कॉमर्स मार्केट को यूनाइट करने वाला ये नेटवर्क है। यहाँ पर इन्होंने जो है अपना नया वेंचर शुरू करने का डिसीजन लिया और अभी इनको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए हैं। ONDC अब तक इतना फैला नहीं है, लेकिन जैसे जैसे फैलेगा वैसे इसका प्रेवलेंस बढ़ेगा। अगली दोस्तों खबर आ रही है पटना मेट्रो रेल से, जिसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है फुल स्विंग के ऊपर, और स्पेसिफिकली यहाँ पर मंडे को टनल बोरिंग मशीन ने मेजर ब्रेक थ्रू हासिल किए हैं, जहाँ पर टनल बोरिंग मशीन महावीर को 1494 किलोमीटर के टनल ब्रेक थ्रू के लिए ड्राइव किया गया था। यहाँ पर दोस्तों 420 टन के ये जो टनल बोरिंग मशीन है, इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। और अभी पहले इंडिया के लिए यूनिक चीज हुआ करती थी कि हमारे पास में टनल बोरिंग मशीन है, लेकिन अभी बहुत आम बन गया है, हर बड़े शहर के अंदर टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। इनफैक्ट एल खुद के भी बना रही है। आज के आस्क पीटी सॉल्व के बारे में बात करें तो अनिकेत बर्मन पूछते हैं, व्हाई देयर इज सो मच ट्रैश अराउंड इंडियन रेलवे ट्रैक्स एंड व्हाट कैन वी डू अबाउट इट टू कीप इट क्लीन एंड एरिया अराउंड इट क्लीन। तो देखो यार, सबसे पहले ऐसे जब भी सिचुएशन की हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली लोगों की गलती होती है कि लोग कचरा फेंकते हैं। गवर्नमेंट आके अपने ट्रक में से निकाल के कचरा नहीं फेंकती, लोग ही फेंकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि लोग अपने बिहेवियर की वजह से ही हमेशा कचरा फेंके, कभी कभी कुछ दूसरे रीजन भी होते हैं। हालांकि अभी भी 50 to 60% रीजन मैं मानता हूँ कचरा फेंकने के पीछे वो मेंटालिटी होती है। जो कचरा फेंका जाता है उसमें से एटलीस्ट आधा कचरा ऐसा होता है जो नहीं फेंकना चाहिए रास्ते पे, और उसके लिए भी सॉल्यूशंस अवेलेबल है। लेकिन कई बार होता यह है कि फॉर एग्जांपल हम रेलवे के ट्रेन के अंदर देखें तो जितनी कोच कैपेसिटी है उसके हिसाब से डस्टबिन होता ही नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज के अंदर डस्टबिन न होना एक बहुत डिफिकल्ट चीज बन जाता है, क्योंकि खाने पीने के एडिबल्स को ज्यादा देर तक स्टोर नहीं किया जा सकता, स्पेशली अगर वो फ्रेश फूड वाली पैकेजिंग हो तो उनको फेंकने के लिए अगर कोई ऑप्शन है ही नहीं तो वो जाती है ट्रैक्स के ऊपर। दूसरा इशू मेरे हिसाब से अपने यहाँ पे ये है कि हमारे यहाँ पर कई ट्रेन के अंदर से बहुत सिंपल ऑप्शन हो जाता है चीजें बाहर फेंकने के लिए, क्योंकि विंडोज हमारे यहाँ पर सील्ड नहीं होती, ओपन टू एयर होती है। बेसिकली एयर कंडीशन ट्रेन कम है, तो उसके वजह से लोगों के पास में बहुत ईजी ऑप्शन है कि हाथ बाहर निकाल कर वो छोटा छोटा चीज फेंकते रहे, जबकि नॉर्मल सिनेरियो में उनको वो जमा करना चाहिए अपने साथ या डस्टबिन में फेंकना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी डस्टबिन की क्वांटिटी वहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ानी चाहिए। अगर पूरे के पूरे ट्रेन को जो है एसी विंडोज लगा दी जाए या ट्रेन जो है उस तरीके से वेंटिलेटेड बन जाए तो मे बी हमें ये ट्रैक्स के आसपास वाला कचरा कम होते हुए नजर आएगा। लेकिन गवर्नमेंट को फिर अकॉर्डिंगली डस्टबिन सिस्टम्स भी देने पड़ेंगे हर एक कोच के अंदर, ताकि लोगों के लिए ऑप्शन रहे कचरा ठीक से डिस्पोज करने के लिए, क्योंकि कचरा तो जनरेट होता रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट्स में #AskPT के साथ में पूछ सकते हो।